स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सभी लोग आ जाओ भाई, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार बता देंगे मेरी आवाज जो है बिल्कुल क्लियर है? बताओ। जल्दी से बता दो भाई, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट करें। और सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें क्लास। चलिए भाई, क्लास को करेंगे स्टार्ट। मानसून जी भाई, हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी लोग आ जाएंगे। आज की जो ये क्लास होने वाली है ये लघु उत्तरी क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास है। ठीक है, चलते हैं, क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो आपकी ये क्लास है ये काहे से रिलेटेड है? लघु उत्तरी क्वेश्चन है। ठीक है, राधे राधे भाई, नारायण सिंह जी, नैन्सी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। थोड़ा आपका क्लास लेट हो गया। क्वेश्चन जो आपका दिया गया देखिएगा क्या दिया गया है और आपसे क्या कहा गया है। कहा गया लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया? सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा भाई। आज जो ये आपकी क्लास है, आज हम आपकी क्लास लैपटॉप से ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट थी नहीं और कोई पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कल शाम से लाइट आई नहीं है तो हम सोचे थे आज लैपटॉप से ही क्लास ले लें, क्योंकि सुबह तो ले ही चुके थे क्लास। दिया गया लेखन शिक्षा के महत्व, लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व निम्नलिखित होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया गया है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करते हैं जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त करता है, यानी कि बताता है। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का भाई, आप अगर फोर्थ सेम का आपको पढ़ना है तो पहले का इंग्लिश का पूरा आपका जो प्ले लिस्ट है पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो फोर्थ सेम में। और त्रिपुरारी सर के द्वारा पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट आपका जो दिया गया है, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व यह भी है कि वे लिखते समय यथा स्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है? कहा गया है आपसे बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का ज्ञान अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। क्या करते हैं छात्र? क्या करते हैं? इन सारी चीजों का कैसे आपसे कहें, बालकों को पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया जाता है उनका प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। इन छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आपका दिया गया है, आपसे कहा गया है बालकों ने जिस ज्ञान को सीख कर प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप में प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आपका, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से
लिखने की शिक्षा देना। और नंबर 6 है स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन शिक्षण की विधियां, विविध विधियां कौन कौन सी होती हैं, लिखिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट इसी में है, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताएं। और थर्ड पॉइंट जो आपका यहाँ पर दिया गया है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। दिया गया, पढ़ना सीखने के साथ साथ लिखना सीखने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों प्रक्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप सुनोगे तभी आप लिखोगे, और लिखोगे तो जो आपका अक्षर होगा, जो आपकी लिखने की विधि होगी, वो देख देख कर ही लिखना है। दिया गया है, अतः लिखने और पढ़ना एक दूसरे में सहायक होते हैं। द्वितीय लाभ यह होता है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। दिया गया, लिखने की शिक्षा बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बच्चे होते हैं, पहले तो भाई क्या होता है, उनको पढ़ाया जाता है कि आपको क्या बताना है कि ये आपका आ होता है छोटा, ये आपका बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। इस तरीके से क्या उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा सिखाया जाता है। लेकिन आगे चलकर वो जब सीख जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बोलने के साथ साथ लिखकर भी व्यक्त करते हैं। इस चीज को याद रखना है। दिया गया, बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, या पहले ही लिखना सिखाया जाए। दिया गया है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने में समर्थक है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अगला पॉइंट दिया गया है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व लिखने की शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। दिया गया है सेकेंड पॉइंट, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथा स्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करें। थर्ड पॉइंट दिया गया है, बालकों में पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। इन छात्र शब्दों का प्रयोग कर लिख सकते हैं। ठीक है। दिया गया है, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप में प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। और लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को सुनकर स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। दिया गया है, स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। लेखन शिक्षण की विधियां बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है, जैसे कि आपका दिया गया वे विधियां इस तरीके से हैं। नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, रेखाओं द्वारा लिखने को शिक्षा देना। अब रेखाओं के द्वारा कैसे लिखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे करके, है ना। अगर हम कहते हैं छोटा आ, ठीक है, तो ये क्या है, ये रेखाओं के द्वारा ही तो बना है, बिंदुओं के द्वारा ही तो बना है। अब क्या सिखाया जाएगा, बच्चे को यहाँ पर ऐसे चलवाया जाएगा, है ना। यानी कि कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपको पेंसिल चलाना है, और जब बच्चा इस पे पेंसिल चलाएगा तो उससे क्या होगा, उसके लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी और उसको जो मानसिक अनुभूतियां हैं वो भी बढ़ जाएगी। दिया गया सेकेंड, मॉन्टेसरी विधि में लिखने की शिक्षा प्रदान है, शिक्षा देना, बिल्कुल सही बात है। नंबर थर्ड दिया गया है, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना। दिया गया पेस्टालॉजी की लिखने की शिक्षा विधि। और अगला दिया गया मनोवैज्ञानिक विधि। दिया गया नंबर फर्स्ट, रेखा विधि। प्रायः देखा जाता है कि बच्चों कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों में इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा
खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखा द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए कि भाई इस तरीके से लाइन खींचो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि जो आपकी लाइनें हो इनकी आकार, जो इनका आकार है वो कैसा हो जाए, सीधा हो जाए। जब बच्चे इन लाइनों को सीधा लिखने लगेंगे, सीधा करने लगेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उनको अक्षर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, अक्षर विधि के द्वारा दिया गया। सेकंड आपका मैनटेसरी विधि यानी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियां का प्रयोग किया जाता है। कितनी विधियों का, 3 विधियों का। नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। सबसे पहले मुख्य बात तो यही है, जब तक भैया लेखनी या पेन पकड़ना बच्चा नहीं सीखेगा तो कहाँ से लिखेगा। दिया गया, यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट आपका जो दिया गया है, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगलियां फेरते हैं। अब देखो, ये उंगलियां फेरने वाला काम क्या है कि आपने देखा हो ब्रेल लिपि एक होता है। जैसे हमने आपसे कह दिया, यहाँ पर लिखा है राम, यहाँ पर लिखा है नाम, यहाँ पर लिखा है दाम, ठीक है। यानी कि ये कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे आपने देखा होगा ये एक ईंट है और ईंट के ऊपर ये कुछ शब्द लिखे होते हैं, मोटे मोटे गड़े होते हैं। तो यानी कि उनको हम आंख बंद करके ऐसे उंगलियों से जानकर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा अक्षर है। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम एक तरीके से ब्रेन लिपि भी कह सकते हैं। दिया गया तीसरा पॉइंट, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस प्रकार के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया नंबर 3 जो आपका अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्याम पट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अपने अक्षर लिखना सीख जाते हैं। यानी कि जो आपसे अध्यापक ने क्या लिखा, अध्यापक ने आ बनाया, तो बच्चे भी क्या बनाएंगे, आ ही बनाने का अनुकरण करेंगे। और जब ये आ बनाने का अनुकरण करना सीख जाएंगे तो क्या होगा, उनकी लेखन भी सुधर जाएगी और उनको ये वर्ड भी याद आएंगे, है ना। यानी कि बोलने के साथ साथ लिखना भी और लिखने के साथ साथ देखना भी। नंबर 4 है पेस्टालॉजी। दिया गया, इस विधि में बालकों को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनके पहले वे ही वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। इस चीज को याद रखें। अगला, और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया आपका मनोवैज्ञानिक विधि। दिया गया मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला दिया गया अयोगवा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। अब देखो, यहाँ से आपका कुछ वर्ड माला का पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो हमेशा ही हर जगह ही पूछा जाता है। ठीक है, तो दिया गया अयोगवा। अयोगवा क्या होता है ये आपका देखना है। अयोगवा का अर्थ होता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी होते हैं, जिसमें एक आपका अंग होता है और एक आपका आह होता है। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। यानी कि जो ये होते हैं ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं।
अब इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? अयोगवाह। अब अयोगवाह होते कौन कौन से हैं? तो अभी आपने लिखा है, एक तो आपका होता है अंग और एक आपका होता है आहा। अब जो आपका अंग दिया गया है ये हमारा होता है अनुस्वर। अनुस्वर। अब जो आहा होता है ये हमारा होता है विसर्ग। तो आपको याद भी रखना, अगर आपसे कोई कहे अनुस्वर क्या होता है तो अंग होता है, और आहा जो है ये आपका विसर्ग है। ये भी आपको याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया है अंग आह दो वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसीलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के भेद की बात करें तो अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। अयोगवाह के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, अयोगवाह में आपके 3 भेद होते हैं। हाँ, अंग आह, मानसून जी बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, अब देखो अंग आह, देखो पहला क्या होता है आपका अनुस्वर। अनुस्वर आपका क्या है? अंग। और विसर्ग आपका क्या है? आहा। अब आपका बचा है अनुनासिक। अनुनासिक की अगर हम एक बात करें तो याद रखना, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। ये आपका होता है अनुनासिक। इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। दिया गया अनुस्वार, दिया गया इसका उच्चारण नासिक से होता है, स्वरों के समान इसकी मात्रा भी वर्गों में लगाई जाती है। इसका चिन्ह कैसा होता है? जैसे देखो अनुस्वर क्या होता है, जैसे आपका अनुस्वर में क्या दिया गया? गंगा, बंदर आदि। इसका चिन्ह योजक चिन्ह जैसा है, ये देखो लगा है। ठीक है, अनुस्वर क्या है? इसका उच्चारण नासिक से होता है और स्वरों के समान इसकी मात्रा भी लगाई जाती है। ठीक है, हाँ नामा, हाँ बिल्कुल सही बताया है। जैसे अड़ा होता है, णा होता है, अइया होता है, ना होता है और माँ होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, याद रखना। आगे चले, अगला दिया गया अनुनासिक। दिया गया जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक के कहलाते हैं। अब देखो अनुनासिक से कहलाएंगे तो क्या? सारे के सारे शब्दों पर चंद्र की बिंदी लगेगी। जैसे आपका उंगली, जाए, है ना, आंधी और आदि। ठीक है, इस चीज को याद रखें। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। ठीक है, आगे चले। अगला पॉइंट आपका विसर्ग दिया गया, इसका उच्चारण अंधे आधे सॉरी आधे हा की भांति होता है, स्वर के समान इनकी मात्रा व्यंजन पर लगाई जाती है। जैसे आपसे कहें प्राया, अंत आदि। ठीक है, अतः, दुख, दुख में भी आपका आता है। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को याद रखें। अगला जो आपका दिया गया है, वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दिया गया वर्णों को लिखते समय सावधानियां, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का आभास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और विद्यार्थियों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। इसके साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। इस चीज को याद रखें। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है सभी लोगों को। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। एक बार क्या करें कि भाई सभी लोग शेयर कर दें। इसके बाद हम कुछ अलग से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हम थोड़ा जरूर अलग से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। इसको यहीं तक रखेंगे, वर्णमाला। कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि वर्णमाला से बहुत अच्छे तरीके से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है।
अगर आपसे पूछे जीविया के आधार पर बताओ, एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। आपसे कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जल्दी से बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मात्राओं की संख्या कितनी होती है अगर आपसे कहें, बताओ। आपसे कहें सेकंड पॉइंट में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? सभी को बताना है। बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगला पॉइंट सभी लोगों को बताना है, फटाफट जल्दी से जल्दी बताते रहिए। अगला पॉइंट जो आपका है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, जल्दी से बताओ। अगले पॉइंट की बात करें, उच्चारण के अनुसार स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के अनुसार स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? और लास्ट पॉइंट है आपका, लेखन के अनुसार स्वर कितने होते हैं? लेखन अनुसार स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या सबसे पहले इतना। तो याद रखना, अगर आपसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपकी कौन सी होती है? वर्ण या ध्वनि। बिल्कुल राइट बताया है। क्या होता है? वर्ण या ध्वनि। सेकंड पॉइंट है आपकी मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो मात्राओं की संख्या आपकी ओनली 4 कितनी होती है? 10 होती है। दिया गया हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो सभी को पता है कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगले जी सर। हाँ भाई, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है और जुकाम भी है, इसलिए। और आपकी क्लास बोर्ड पर नहीं ली थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो नहीं ली थी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या। जब आपसे उच्चारण के अनुसार स्वर पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 11। और जब आपके लेखन के अनुसार पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 13। इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, सभी लोग याद रखोगे? सभी को याद रखना है, बताओ। याद रखोगे भाई? ठीक है भाई, आगे चलो। अगर आपसे यही कहें, आपसे बोले संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बताओ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बताओ। संयुक्त व्यंजन जल्दी से बता दीजिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं? आपसे पूछे, जल्दी से बताओ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बताओ। अनथस्थ व्यंजन की बात करें तो जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ। आपसे कहें ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी जल्दी से बताओ, जिसे ऊष्म भी बोलते हैं। ठीक है, ऊष्म। जल्दी से बताओ। आपसे कहें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग। हाँ, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। अब संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों भाई? संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक आपका छा होता है,
एक आपका त्र होता है, एक आपका ज्ञा होता है और एक आपका स्रा होता है। अब जो आपका ये छा होता है ये आधा का प्लस सा से मिलकर के बनता है, ये भी देखो। बात करें जो आपका त्रा होता है तो ये त्रा ये आधा ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। बात करें ज्ञा तो ये आपका आधा जा प्लस या से मिलकर के बना होता है। और जो आपका स्रा होता है ये आधा सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। ठीक है। अगर अब हम आगे बात करें अनथस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आपका या होता है, रा होता है, ला होता है और आपका वा होता है। यहीं पर ऊष्म संघर्ष या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो तीनों सा होते हैं। ठीक है, तीनों सा होते हैं और एक आपका हा होता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये आपके 25 होते हैं, जो आपका का से लेकर के मा तक होता है। ठीक है, का से लेकर के मा तक होता है, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर हम बात करें जो आपके अंतस्थ व्यंजन है ये आपके कैसे व्यंजन है तो ये आपके अल्प प्राण है। कैसे व्यंजन है? अल्प प्राण, इस चीज को भी याद रखना है। अल्प प्राण, इस चीज को भी याद रखना है। और जो आपके संयुक्त हैं ये आपके कैसे व्यंजन हैं? महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। अगर हम इसके आगे बात करें नैन्सी जी भाई, ठीक है, सभी लोग आया करें क्लास में। और आपको बता दें डेली क्लास 2 बजे होती है, पहले आपकी 12 बजे हुआ करती थी लेकिन अब आपकी ये 2 बजे से ही होती है क्लास। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखोगे सभी लोग। बताओ बताओ, अगर आपसे यहीं पर पूछे मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है बताओ। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं? यदि पता हो तो जल्दी से बताओ। बताओ, पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर तो जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं तो सभी लोग याद रखेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? मूल दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर है। जैसे आपका हो गया बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और आपका ऋषि। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। बताओ, आगे चले? बताओ, आगे चले। आपसे यहां पर बोले आपको बताना है जीव्या के आधार पर। बताओ, जीव्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो सभी को याद होगा 3 भागों में। नंबर फर्स्ट आपका पश्च होता है, नंबर सेकंड आपका मध्य होता है और नंबर थर्ड आपका अग्र होता है। अग्र मध्य पश्च जैसा भी लिख लो आप भाई, हमने नीचे कर दिया अग्र, ऊपर भी लिख सकते थे, बीच में मध्य लिख सकते थे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिए। अगर आपसे कहें पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, पश्च में कौन कौन से आते हैं बताओ, तो आपको क्या बताना है? पश्च में तो याद रखना जो आपके पश्च में आएंगे, जैसे पश्च में सबसे पहले आपको लिखना है अग्र में। अग्र की बात करें तो जैसे आपका छोटा आ, जैसे आपका छोटी सॉरी अग्र में आपके होते हैं 4, यानी कि जैसे आपका होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और आपका एक बड़ा ए। मध्य की बात करें तो मध्य में सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा आ आता है। आपको मध्य याद रखना है, मध्य में आपका एक ही वर्ण आता है जो होता है छोटा आ। अग्र में बात करें तो अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। और सारे के सारे जितने आपके बच जाते हैं बाद में वो सारे के सारे आपके काहे में आते हैं? पश्च में आते हैं। छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कायम में आते हैं, आपके पश्च में आते हैं। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे कैसे वर्ड होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए हमने आपको ये बता दिया। इसके बाद अगला पॉइंट इसी में, अगर हम आपसे कहें स्वर तंत्री कितने प्रकार के होते हैं तो बताओ, जल्दी से बताओ, स्वर तंत्री के कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। स्वर तंत्री कितने होते हैं, कितने होते हैं? तो याद रखना, जो आपके स्वर तंत्री होते हैं ये होते हैं 5। स्वर तंत्री कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका होता है कंठ, सेकंड आपका होता है तालु, थर्ड आपका होता है मूर्धा, फोर्थ आपका होता है दंत, और फिफ्थ होता है आपका ओष्ठ। ओष्ठ। तो इनको तो याद ही रखना है भैया। स्वर तंत्री आपके 11 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, इस चीज को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि यहां से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं भाई कि ये होता क्या है। सर सीटेट का मैथ का क्लास नहीं होता है। हाँ भाई, हमने आपको बता दिया है। देखो शिवजीत सर आपके समक्ष नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी समस्या, और अगर वो आ जाएंगे तो पता ही है आपको, मैथ की क्लास जरूर जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो, है ना? ठीक है, इस चीज को याद रखें। अगर शिवजीत सर आपके होंगे तो आपका जरूर होगा, हम इसीलिए कहते हैं थोड़ी समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, हम ये खुद ही सोचते हैं। यहाँ पर आपका जो लास्ट पॉइंट है अब आपको पढ़ा दें, इसके बाद क्लास को करेंगे एंड। आपसे कहें कुल व्यंजन बताओ, सुबह वाली क्लास में भी बताया था, कुल व्यंजन कितने हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, अगर बात करें कुल व्यंजन की। बताओ, जल्दी से बताओ। तो याद रखना, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, यानी कि 41। अब यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। कहीं कहीं बच्चे क्या करते हैं कि सर जी हमने 33 पढ़ा है, हमने 45 पढ़ा है, हमने 52 पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अब देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? अब देखो, कुल जो व्यंजन होते हैं 41 होते हैं। अगर हम बात करें का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक, तो ये आपके कितने व्यंजन होते हैं? 25, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन। 25 हो गए, याद कर लेना। इसके बाद 4 आपके और होते हैं, एक आपका या, रा, ला और वा, जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? अनथस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है? इसके बाद आगे चलें, इसके बाद आपके होते हैं, एक होता है सासीटी वाला, सासीटी। एक मिनट रुकिएगा भाई, ठीक है? और एक होता है सा। एक मिनट रुकिएगा भाई, पता नहीं क्या हो गया, लिख भी नहीं रहा है। प्रूव कर का मतलब क्या होता है? आपको प्रूव कर का मतलब नहीं पता? एक बात, कुछ वर्णों को पढ़िएगा, मतलब निकल आएगा भाई।
ये क्या हो गया भाई? 1 मिनट भाई वेट करिएगा, ये पता नहीं यार क्या हो गया, कुछ लिख रहे हैं कुछ लिख रहा है। बस 1 मिनट रुक जाइएगा, चेक कर लें थोड़ा। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है, चल ही रहा है। इसके बाद अगर हम ऐसे ही बता दें, ठीक है, इसके बाद ये क्या हो रहा है बार बार। इसके बाद चार आपके कौन से होते हैं? अंतस्थ लिख लिया, चार आपके होते हैं ऊष्म। कौन से होते हैं? चार आपके होते हैं ऊष्म, ठीक है, चार आपके होते हैं कौन से? ऊष्म। पता नहीं यार, ये चल ही नहीं रहा। चलो भाई दूसरे पेज में देखते हैं, यहाँ भी चलो, इधर चल रहा है, उधर चल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इधर हम एक बार जल्दी से लिख लेते हैं, यानी कि का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक कितने होते हैं? 25 आपके स्पर्शी होते हैं, ठीक है, स्पर्शी होते हैं। चार आपके अनथस्थ होते हैं, चार आपके ऊष्म होते हैं, चार आपके संयुक्त होते हैं, दो आपके उत्क्षिप्त होते हैं और दो आपके आगत होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 5 4 9 5 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, 18 2 20 और 2, सॉरी कहीं गलत हो गया क्या? 5 4 9 4 13, अच्छा सही है, हाँ 14 गिन गए थे ना, 21 हो गया, 21 की एक होता है, हासिल कितना बचा? 2, और दो कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो कुल वर्ण कितने हो गए आपके? 41 हो गए, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यानी कि जो ये चार हैं इनको हमने ऊष्म माना, ये जो चार हैं इनको हम अंतस्थ मानेंगे, ये चार हैं इनको हमने संयुक्त माना, इसके बाद दो हैं इन्हें हमने उत्क्षिप्त माना, और दो ये जो बते इन्हें हमने क्या माना? द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 41। अगर यहीं पर हम आपसे कह दें, यहीं पर आपसे कह दें मूल स्वर, सॉरी मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजनों की संख्या है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, जिनमें आपके 25 आपके आते हैं स्पर्शी, ठीक है, और 4 आपके आते हैं ऊष्म, और 4 आपके आते हैं अनथस्थ। तो ये कितने हो गए? 9 4 13 की 3, हासिल 1 2 1 3, यानी कि 33। तो मूल पूछा जाए तो 33 और कुल पूछा जाए तो 41। इस चीज को याद रखना है, बताओ याद रखोगे भाई? ठीक है। अब देखो एक चीज और है, अभी आप पूछो कि आगत क्या होता है, आगत कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था आगत उत्क्षिप्त, तो इनको भी देख लो एक बार। जो आगत होते हैं, आगत व्यंजनों की संख्या है 2, एक तो आपका है जा और दूसरा है आपका फा। एक जा हो गया और एक आपका फा हो गया। इसके बाद अगर उत्क्षिप्त की बात करें तो उत्क्षिप्त में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, उत्क्षिप्त में आपके 2 आते हैं, एक डा होता है, एक आपका ढा होता है, इनको भी याद रखना है। और जो, ठीक है, और तो सारे के सारे सभी को पता ही होंगे, उत्क्षिप्त और आगत ही नहीं पता थे, वो भी हमने बता दिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही कुछ, ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जय माता दी। तो भाई सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, और डेली आया करें क्लास में, ठीक है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।